जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था का चैप्टर 4 जिसका नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं के लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। हालात को ऐसे न होने दे कि आप हिम्मत हार जाए। हालात को ऐसे न होने दे कि आप हिम्मत हार जाए, यानी कि आपको हालात को हावी होने नहीं देना है। नहीं, आपके पास कैसा भी हालात हो, कितने भी आपके जिंदगी में परेशानी आ जाए, आपको हार नहीं मानना है, आपको हिम्मत नहीं हारना है, बल्कि हिम्मत ऐसी रखे कि हालात ही हार जाए। आपको क्या करना होगा, आपका हालात कितना भी बुरा हो, आपको हार नहीं मानना है, आपको मेहनत करना है, डट के मेहनत करना है कि हिम्मत ऐसा रखना है आपको कि हालात भी आपका क्या हो जाए, हार जाए, हालात को भी आपके सामने झुकना पड़े। हालात कोई मैटर नहीं रखता है अगर आपका हिम्मत इरादा मजबूत हो। लघु तो ये प्रश्न है, हमारा पहला क्वेश्चन है वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले समझते हैं कि वित्तीय का मतलब क्या होता है। तो वित्तीय का मतलब होता है वित्त का। वित्तीय का मतलब क्या होता है, वित्त का। अब वित्त का मतलब होता है रुपया पैसा। और संस्थान मतलब होता है एक समूह, आप कह सकते हैं। जैसे यह किसी का संस्थान, आपका शिक्षा का संस्थान है, यानी कि यहाँ जो भी कार्य होगा शिक्षा का कार्य होगा, शिक्षा का चर्चा होगा। तो वित्तीय संस्थान का मतलब हो गया, वित्तीय मतलब क्या होता है, वित्त का। वित्त का मतलब होता है रुपया पैसा। और संस्थान में तो समूह बोल सकते हैं, एक व्यवस्था बोल सकते हैं जहाँ किसका चर्चा चले, किसका बात हो, वित्त का यानी रुपया पैसा का बात चले। ठीक है, से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। तो हमारे देश की वे संस्थाएं, हमारे देश की वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए, जो आर्थिक मतलब होता है अर्थ का, आर्थिक मतलब क्या होता है अर्थ का, अर्थ का मतलब होता है रुपया, जो रुपया के विकास के लिए नहीं, लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ऐसे संस्थानों को वित्तीय संस्थान कहते हैं। वित्तीय संस्थान क्या होता है, तो हमारे देश की वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए, यानी कि आपके आर्थिक मजदूरी को दूर करने के लिए, आपके आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए, यानी आपके रुपये पैसा को पूरा करने के लिए, यानी कि आपको अमीर बनाने के लिए कह सकते हैं। तो हमारे देश की वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए लोगों के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यानी पैसे के समस्या को दूर करता है, ऐसे संस्थानों को हम क्या कहते हैं, वित्तीय संस्थान कहते हैं। ठीक है, वित्तीय संस्थानों के द्वारा कृषि, उद्योग, व्यापार जैसे आर्थिक कार्यों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। वित्तीय संस्थान द्वारा क्या किया जाता है, वित्तीय संस्थान द्वारा कृषि के लिए, ठीक है, उद्योग के लिए, कोई व्यापार करने के लिए, ठीक है, जैसे आर्थिक कार्यों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है, ऐसे संस्थान आवश्यकताओं ऐसे संस्थान आवश्यकता के अनुसार अल्पकालीन, अल्पकालीन अल्प मीन्स होता है थोड़ा, कालीन मीन्स होता है समय, ये थोड़ा समय के लिए, मध्यकालीन, ठीक है, और दीर्घकालीन ऋण की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, तो अल्पकालीन मीन्स क्या होता है, अल्प मीन्स होता है थोड़ा, कालीन के लिए, कालीन मतलब समय, ये थोड़ा समय के लिए, और दीर्घकालीन मीन्स होता है, दीर्घ मीन्स होता है ज्यादा, यानी कि अधिक, कालीन मीन्स होता है समय, यह अधिक समय के लिए, और मध्यकालीन मीन्स होता है इसके बीच में, मतलब थोड़ा समय और 20, जैसे मान लीजिए अल्पकालीन कह सकते हैं आपको 1 से लेके 3 के बीच, 1 से लेकर 3 वर्षों तक आपको ऋण देता है। ठीक है, दीर्घकालीन मान लीजिए आपको 8 से लेकर 10 वर्षों तक ऋण देता है। ठीक है, तो मध्यकालीन क्या होगा, तो इसके बीच वाला समय कह सकते हैं, यानी 4 वर्ष से 7 वर्ष के बीच वाला समय। ठीक है, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर।
दूसरा प्रश्न है, राज्य की वित्तीय संस्थान को कितने भागों में बांटा जाता है, संक्षिप्त वर्णन करना है। ठीक है, राज्य की वित्तीय संस्थान को कितने भागों में बांटा जाता है, संक्षिप्त वर्णन करें। तो इसके आंसर को देखते हैं। तो राज्य के वित्तीय संस्थानों को दो वर्गों में बांटा गया है। राज्य के वित्तीय संस्थानों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है गैर संस्थागत और दूसरा है संस्थागत। ठीक है, तो पहले समझते हैं संस्थागत क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इसको समझते हैं। तो देखिए, तो इसके अंतर्गत सहकारी बैंक, इसके अंतर्गत सहकारी बैंक, क्षेत्रीय बैंक, भूमि विकास बैंक आदि आते हैं। ठीक है, यानी जो संस्थागत होता है यह नियम कानून से चलता है। संस्थागत जो संस्था होती है वो क्या है, नियम कानून से चलता है। ठीक है, इसका हर कार्यों के लिए नियम होगा, लेकिन गैर संस्थागत में कोई नियम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए पहले हम इसको समझाएं। संस्थागत, तो इसके अंतर्गत क्या आता है, तो सहकारी बैंक, क्षेत्रीय बैंक, भूमि विकास बैंक आदि आते हैं। ऐसे संस्थान कम ब्याज दर पर ऋण देती है। ठीक है, संस्थागत क्या होता है, यह ऐसी संस्था होता है जो नियम कानून से चलता है। ठीक है, और यह कम ब्याज दर पर ऋण देती है। ठीक है, अब आते हैं गैर संस्थागत पर। तो यह संस्था जो है ना, बिना नियम कानून के चलता है, इसमें कोई नियम नहीं है। ठीक है, इसके अंतर्गत महाजन, ठीक है, सेठ, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार एवं अन्य लोग आते हैं। ऐसे लोग अथवा ऐसे लोग अथवा संस्थान अधिक ब्याज दर पर ऋण देते हैं। देखिए यहाँ पर यह जो महाजन लोग होते हैं क्या होते हैं, अधिक रुपया लेते हैं, यानी कि अधिक दर पर क्या करते हैं, ब्याज देते हैं, अपना मनमानी करते हैं। लेकिन इसमें कोई मनमानी नहीं है, ये सरकार के नियम से चलता है, इसमें कोई नियम नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं अभी क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आया हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा प्रश्न है, किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसके आंसर को देखते हैं। तो किसानों को रासायनिक खाद यानी खाद खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए, ठीक है, कीटनाशक दवाइयां के प्रयोग आदि के लिए साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसानों को रासायनिक खाद, बीज, सिंचाई की व्यवस्था, कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग आदि के लिए साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बाढ़ अथवा सूखा जैसे प्राकृतिक आपदाओं के बाद राहत हेतु साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है। मान लीजिए आप किसी वर्ष खेती किए और खेती बाढ़ के कारण आपका दह गया, तो आप तो अपना पूंजी लगा के खेती किए थे और अपना पूंजी पूरा उसमें फंसा दिए थे कि हम खेती कर रहे हैं और उसमें हम पूंजी फंसा रहे हैं, और उस खेती से जो इनकम होगा उससे हम क्या करेंगे, जिसका हम पैसा लिए हैं उसको दे देंगे, चाहे उससे हमारा विकास होगा। लेकिन बाढ़ आ जाए और वह खेती क्या हो जाए, दह जाए, तब क्या होगा, आपका पूंजी फंस गया और वह बाढ़ के कारण वह जो फसल आप बोए थे वो भी दह गया, तो आपको कुछ नहीं मिला। तो आपको राहत के लिए आप क्या करते हैं, आपको ऋण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। चौथा प्रश्न है, व्यवसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं, संक्षिप्त में विवरण करें। ठीक है, तो इसके आंसर को देखते हैं। तो व्यवसायिक बैंक निम्नलिखित 4 प्रकार की जमा राशि स्वीकार करते हैं। ठीक है, व्यवसायिक बैंक निम्नलिखित 4 प्रकार की जमा राशि स्वीकार करते हैं। ठीक है, पहला है अस्थायी जमा, फिक्स डिपॉजिट। देखिए यह क्या होता है अस्थायी जमा, तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, इस प्रकार के जमा राशि में एक निश्चित अवधि के लिए राशि जमा करने के बाद ही इसको निकाला जा सकता है। ठीक है,
तो अस्थायी जमा में क्या होता है, तो इस प्रकार के जमा राशि में एक निश्चित अवधि, यानी अवधि मतलब होता है समय, एक निश्चित समय के लिए राशि जमा करने के बाद ही इसको निकाला जाता है। यानी कि इसमें समय फिक्स होता है कि अगर आप 10 वर्ष आपको पैसा जमा करना है, ठीक है, तभी आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। अब कितना जमा करना है यह फिक्स नहीं है, आप किसी महीना 10,000 जमा कीजिए, किसी महीना 8,000 कर सकते हैं, किसी महीना 5,000 कर सकते हैं। यानी कि इसमें जमा करने की राशि फिक्स नहीं है, लेकिन निकालने का समय फिक्स है, ठीक है। वही ना बात कर रहा है। अस्थायी जमा में क्या है, इस प्रकार के जमा राशि में एक निश्चित अवधि के लिए, एक निश्चित समय के लिए राशि जमा करने के बाद ही इसको निकाला जा सकता है। यानी कि इसमें समय फिक्स है, आप पैसा कितना भी जमा कीजिए, ठीक है, कम बेसी जमा कर सकते हैं, लेकिन निकालिए कब, जब वो समय पूरेगा तभी निकाल सकते हैं, उसके पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। यह था अस्थायी जमा। अब हम लोग देखते हैं आवर्ती जमा। आवर्ती जमा में देखिए क्या है, इस प्रकार के जमा राशि में एक निश्चित रकम एक निश्चित अवधि तक जमा करना होता है। आइए इसको समझते हैं। तो इस प्रकार के जमा राशि में एक निश्चित रकम, यानी कि इसमें रुपया होता है कि क्या होता है, फिक्स होता है। तो हर महीने आपको 5,000 रुपये जमा करना है तो करना है, ठीक है। एक निश्चित अवधि तक यानी कि एक निश्चित समय तक, ठीक है। इसमें समय भी फिक्स होता है और आपका रुपया भी फिक्स होता है कि आपको हर महीने कितना रुपया जमा करना है। नहीं, इसमें फिक्स होगा आपका कि आपको हर महीने 5,000 रुपया जमा करना है, उससे अगर कम कीजिएगा तो आपको रुपया जमा नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या था, अस्थायी जमा में इसमें क्या था, निश्चित अवधि के लिए पैसा, इसमें समय फिक्स था, लेकिन रुपया आप कितना भी जमा कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपका समय भी फिक्स है और रुपया भी फिक्स है कि आपको हर महीने 5,000 रुपया जमा करना है तो करना है, ठीक है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। तीसरा है चालू जमा। तो इसमें देखते हैं, तो इसके अंतर्गत जब चाहें इच्छा के अनुसार राशि निकाला अथवा जमा किया जा सकता है, ठीक है। चालू जमा में क्या होता है, तो इसके अंतर्गत आप जब चाहिएगा जितना रुपया आपको जमा करना है उतना कर सकते हैं, जितना चाहिए उतना निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चौथा में देखते हैं संचयी जमा। इसमें क्या होता है, तो इसके अंतर्गत जमा राशि का एक निश्चित रकम से अधिक नहीं निकाला जा सकता है। यानी कि इसमें फिक्स होता है कि आप हर महीने 50,000 रुपया अपने खाता से निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर सकते हैं संचय जमा में। तो इसके अंतर्गत जमा राशि का आप कितना भी पैसा इसमें जमा कीजिए, उससे बहस नहीं है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जमा राशि का एक निश्चित रकम से अधिक नहीं निकाला जा सकता है। आपको जमा जितना करना है कर सकते हैं, लेकिन निकालने के जब बारी आएगा तो फिक्स होगा कि आपको डेली 20,000 रुपये निकलेगा खाता से, आप डेली 20,000 निकाल सकते हैं। लेकिन प्रयास कीजिएगा कि 30,000 निकाले तो वो नहीं निकलेगा, आपको अगले दिन निकालना होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है, सहकारिता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो सहकारिता का पहले मतलब समझते हैं क्या होता है। तो सहकारिता मतलब होता है मिलजुल कर कार्य करना। सहकारिता मतलब क्या होता है, मिलजुल कर कार्य करना। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। तो सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं, सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं, ठीक है। यानी सहकारिता क्या होता है, तो सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं, ठीक है, करते हैं। इस संगठन में दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी इच्छा से मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं। यानी कि कम से कम इसमें दो व्यक्ति
कम से कम 2 व्यक्ति इस संगठन में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा के अनुसार मिलजुल कर क्या करते हैं, अपने आर्थिक हितों को पूर्ति की वृद्धि करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं अभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। छठे प्रश्न को देखते हैं, स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। आइए इसके आंसर को देखते हैं। तो स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण यानी कि गांव में 15 से 20 व्यक्तियों खासकर महिलाओं का एक अनौपचारिक समूह होता है। देखिए स्वयं सहायता समूह क्या होता है, तो स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 व्यक्तियों का, खास करके महिलाओं का एक अनौपचारिक समूह होता है। अनौपचारिक समूह मतलब जिसका कोई नियम कानून ना हो। ठीक है, समूह होता है जो अपनी बचत तथा बैंकों से लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों के पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें महिलाएं क्या करती है, बैंकों से छोटा मोटा ऋण लेकर अपने सदस्यों के पारिवारिक जरूरतों को पूरा करती है और आर्थिक गतिविधियों को चलाकर अपना तथा अपने गांव का विकास करती है। ठीक है, और क्या करता है, आर्थिक गतिविधियों को चलाकर अपना तथा अपने गांव का विकास करते हैं और महिला सशक्तिकरण में योगदान करते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सातवां प्रश्न को देखते हैं, भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार हुई, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार हुई, संक्षिप्त में वर्णन करना है। आइए इसके आंसर को देखते हैं। तो भारत में 19वीं सदी के आरंभ में ही गरीबों के उत्थान एवं किसानों को सस्ती दर पर ऋण दिलाने के लिए सहकारी समितियों की स्थापना पर जोर दिया जाने लगा। ठीक है, यानी भारत में 19वीं सदी के आरंभ में ही गरीबों के उत्थान एवं किसानों को सस्ती दर पर ऋण दिलाने के लिए सहकारी समितियों की स्थापना पर जोर दिया जाने लगा था। नहीं, इसके लिए सबसे पहले 1904 ईस्वी में एक सहकारिता साख समिति अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछता है कि सहकारिता साख समिति अधिनियम कब पारित हुआ था, तो इसका आंसर बताइएगा आप 1904 में। ठीक है, आगे देखते हैं। इस अधिनियम के अनुसार गांव या शहर में कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति की स्थापना कर सकते थे। आइए इसको फिर से समझते हैं। क्वेश्चन पूछा था भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार हुई, संक्षिप्त में वर्णन करना। तो आइए देखते हैं। तो भारत में 19वीं सदी के आरंभ में ही गरीबों को उत्थान एवं किसानों को सस्ती दर पर ऋण दिलाने के लिए सहकारी समितियों की स्थापना पर जोर दिया जाने लगा। यानी कहा जाने लगा कि ऐसी संस्था का व्यवस्था हो जो क्या हो, किसानों को ऋण दे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले 1904 में, कब, 1904 में एक सहकारिता साख समिति अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, किस लिए पारित किया गया, जो किसानों के, गरीबों के जरूरतों को क्या करे, पूरा करे। ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार गांव या शहर में कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति की स्थापना कर सकते थे। जैसे आज गांव में क्या होती है, महिलाएं सब 15-20 का समूह बनाकर क्या करती है, लोन उठाती है। तो सेम वही चीज है। ठीक है, आठवां प्रश्न को देखते हैं। सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित कीजिए। ठीक है, आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें पूछ रहा है कि सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करना है, सूक्ष्म वित्त योजना क्या है बताना है। तो इसके आंसर को देखते हैं। तो सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा गांव, कस्बा, जिला
आदि में गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर ऋण मुहैया कराने की जो व्यवस्था जारी हुई उसे सूक्ष्म वित्त योजना कहा गया। ठीक है, तो आइए अब इसको समझते हैं। देखिए, सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा गांव, कस्बा, जिला आदि में गरीब परिवार को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर ऋण मुहैया कराने की जो व्यवस्था जारी हुई उसे सूक्ष्म वित्त योजना कहा गया। ठीक है, इससे क्या इसके द्वारा क्या होता था, गरीब परिवार को ऋण दिलाया जाता था ताकि वो अपना आर्थिक विकास, अपना पालन पोषण सही ढंग से कर सके और उस पैसा का यूज सही जगह पर करके उस पैसा से और पैसा कमाकर और इस संस्था को दे दिया जाता था। ठीक है, वही बात है यहाँ पर। सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा गांव, कस्बा, जिला आदि में गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर ऋण मुहैया कराने की जो व्यवस्था जारी हुई उसे सूक्ष्म वित्त योजना कहा गया। ठीक है, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।